नमस्कार, मेगा इलेक्शन बुलेटिन सरकार देखना है आप। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। बस अब 6 दिन और 4 जून को इस वक्त तक देश ने किसे जनादेश दिया है ये तय हो चुका होगा। ये साफ हो चुका होगा कि एनडीए जीत की हैट्रिक लगा रही है या फिर इंडिया गठबंधन को मौका मिल रहा है। साथ ही साथ ये सारे अपडेट्स आपको देगा कौन? आपका अपना सरकार। जुड़िए 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार हमारे साथ। फिलहाल आखिरी चरण की लड़ाई में दावों और आरोपों की बात कहां तक आई है ये बताएगा आज का सरकार। लेकिन सबसे पहले लीड स्टोरी से करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले आज बताएंगे आखिरी राउंड का चुनाव और अपने अपने हैं दांव, वो क्या हैं बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे कौन जाएगा थाईलैंड, किसका दिमाग हुआ हैक, क्या ये मामला है, डिटेल में होगी बात। इसके अलावा 40 की अग्नि परीक्षा, ये अग्नि परीक्षा क्यों है और किस हैसियत से यहां चुनाव प्रचार हुआ ये भी बताएंगे आज। और साथ ही बात करेंगे सियासी जंग में लंच और भारी चुनावी प्रपंच की भी। इसके अलावा अय्यर बयान माफी, क्या इतना है काफी? कांग्रेस के भीतर फिर बड़बोले बोलने बढ़ा दी मुश्किल, ये दिखाएंगे आज। तो इन तमाम विषयों पर एक एक करके सरकार में आपको रिपोर्ट्स दिखाएं और इसका हर पहलू खोलकर आपके सामने रखें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। एक बात सवाल के तौर पर है कि 4 जून को सबने अपना अपना तय कर लिया, तो आप क्या करने वाले हैं ये भी आपने तय किया होगा, क्योंकि देश के लिए बड़ा दिन है। उसी दिन ये सामने आने वाला है कि आपने, जनता ने किसे अगले 5 साल का जनादेश दिया। लेकिन फिलहाल नेता अपने विरोधियों को लेकर कि वो 4 जून को और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ दिलचस्प दावे कर रहे हैं। और इस दावों में कौन बेरोजगार होगा, कौन थाईलैंड जाएगा, कौन किसकी चरण वंदना करेगा, ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल क्या है इन दावों के पीछे की हकीकत, क्या है इन दावों के पीछे के आधार, रिपोर्ट देखिए। 4 जून को कौन जाएगा थाईलैंड? चुनाव हारने के बाद वो फिर थाईलैंड चले जाएंगे। अब 4 तारीख के बाद थाईलैंड कौन जाएगा वो तो वक्त बताएगा। किसका होगा दी एंड? इस चुनाव के बाद इंडी का इंड हो जाएगा। पिछले 10 साल से कांग्रेस इंड हो जाएगा ये कहते आ रहे हैं। कौन होगा बेरोजगार? बेरोजगार तो एक ही व्यक्ति होगा, राहुल गांधी बेरोजगार होगा। कौन करेगा किसकी चरण वंदना? गांधी परिवार का चरण वंदन करेंगे। केदार कश्यप जैसे गोडसे को चरण वंदन करने वाले में से नहीं है। देश में अगली किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता के सिंहासन पर होगा, इसका जवाब 4 जून को मिलना तय है। लेकिन उसके पहले सभी दल पूरे बल के साथ अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी बीच 4 जून और उसके बाद कौन क्या करेगा, इस पर प्रदेश में एक नई बहस छिड़ गई। भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप 4 जून के बाद विपक्षी इंडी गठबंधन के दी एंड होने का दावा कर रहे हैं। वे राहुल गांधी के बेरोजगार होने और थाईलैंड में चिंतन करने जाने की बात भी कह रहे हैं। केदार कश्यप ने देश प्रदेश के कांग्रेसियों पर सबसे बड़ा तंज कसते हुए कहा कि 4 तारीख के बाद सभी कांग्रेसी गांधी परिवार की चरण वंदना करेंगे। साथ ही मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को अली बाबा 40 चोर की संज्ञा दी। और इस चुनाव के बाद इंडी का इंड हो जाएगा और राहुल गांधी का चुनाव हारने के बाद वो फिर थाईलैंड चले जाएंगे। बेरोजगार तो एक ही व्यक्ति होगा, राहुल गांधी बेरोजगार होगा। मंत्री केदार कश्यप के निशाने पर कांग्रेस के सबसे बड़े फेस राहुल गांधी से लेकर प्रदेश में कांग्रेसी कैंडिडेट रहे, जिसमें शामिल हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी। सो पलटवार भी तगड़ा हुआ। मंत्री केदार कश्यप के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि नतीजे देखिएगा, फिर पता लगेगा कि 4 को कौन थाईलैंड जाएगा। चरण वंदना के तंज पर बैज ने उसी अंदाज में पलटवार कर कहा कि हम गोडसे की चरण वंदना वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पिछले प्रधानमंत्री अमित शाह जी पिछले 10 साल से कांग्रेस इंड हो जाएगा ये कहते आ रहे हैं। अभी तक तो इंड नहीं कर पाए। अब 4 तारीख के बाद थाईलैंड कौन जाएगा वो तो वक्त बताएगा। और मुझे तो पता है केदार कश्यप जी ज्यादा थाईलैंड जाते। कुल मिलाकर नतीजों से पहले अपनी जीत का भरोसा और विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना नई बात नहीं। प्रचंड गर्मी में इन बयानों से सियासी तापमान भी 7वें आसमान पर है। बहरहाल 4 जून को और उसके बाद
कौन कहां क्या करेगा, इसका फैसला तो जनता कर ही चुकी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। वैसे अक्सर इस तरह के दावे नेता करते हैं अपने खेमे में उत्साह को बनाए रखने के लिए, और क्लीन स्वीप के दावे अब की बार एक पक्ष में NDA के पक्ष पे काफी ज्यादा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार अब तक प्रदेश में जितना भी प्रदर्शन किया है, प्रदेश के लिहाज से देखें तो ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल हुई है, 1 या 2 सीटों को छोड़कर। लेकिन क्या अब की बार क्लीन स्वीप का सपना पूरा हो पाएगा, ये यहां के लिए बड़ा प्रश्न है। फिलहाल तब तक इसी तरह के दावे, इसी तरह की नोकझोंक होना तय है, यानी अभी 4-5 दिन इसका सिलसिला और चलेगा। बिल्कुल, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी भी जहां अब तक बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी अपने इस प्रदर्शन को बेहतर कर पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दावे तो बड़े दिलचस्प हो रहे हैं। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के घमासान पर अब विराम लगने जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव के बाद की प्लानिंग भी इसके साथ ही शुरू कर दी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि MP कांग्रेस में भी सरगर्मी इसको लेकर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 31 मई को रायपुर में काउंटिंग से पहले समीक्षा बैठक बुलाई है, और इस बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा प्रत्याशी, प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, इन सबको शामिल होने के लिए कहा है। सभी प्रत्याशियों को विधानसभावार अपेक्षित वोटों का डेटा लेकर आने के लिए कहा है। मतलब रिजल्ट से पहले उनका अपने बारे में क्या आकलन है या अपने क्षेत्र के बारे में क्या आकलन। बैठक में चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर किसी बात को लेकर कोई भी शिकवा शिकायत है तो वो भी अभी कर लें, ताकि बाद में दिक्कत कम हो या भांप सके नेता बड़े। साथ ही काउंटिंग को लेकर भी एक रणनीति होने वाली है। बिल्कुल, और ठीक इसी तर्ज पर भोपाल में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिसमें 1 जून की दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। सभी लोकसभा संयोजकों, सह संयोजकों के साथ लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और विस्तारकों को इस बैठक में बुलाया गया है। बैठक में मतदान की समीक्षा और काउंटिंग डे की तैयारियों पर मंथन होगा। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहने वाले हैं। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी। नतीजों को लेकर सभी दलों का अपना अपना दावा है। इन दावों के बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों समीक्षा कर अपने अपने दावे को पुख्ता करने में लगे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ बीजेपी की तो 31 मई को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में समीक्षा बैठक करेगी। इस बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा के प्रत्याशियों, लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक और सह संयोजकों को आमंत्रित किया गया है। सभी प्रत्याशियों को विधानसभावार अपेक्षित वोटों का डाटा लेकर आने को कहा गया है। साथ ही चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर के गिले शिकवे भी रखे जाएंगे। पहले हमने समीक्षा की और रिजल्ट जो आया उसके बीच में अनुमान जो प्रत्याशी है या अन्य जो साथ में संयोजक, प्रभारी, संचालक, ये लोग जो है जो अनुमान लगाए थे उसमें कितना नजदीक है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन का दावा करने वाली कांग्रेस भी चुनाव के पहले सभी प्रत्याशियों की बैठक करने वाली है, जिसमें कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंट को काउंटिंग के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। 1 बार और 2 बार सारे लेवल पर काउंटिंग से लेकर पोलिंग की 17C फॉर्म से लेकर के हर विधानसभा की जोनवार जो जानकारी है, 1-to-1 लोकसभा की तैयारी और उसमें पड़े हुए मतदान, उसके बाद उसकी समीक्षा, ये सब चीज़ें लगभग हो चुकी हैं। यानी काउंटिंग के पहले एक बार अपने सभी प्रत्याशियों से चर्चा कर अपने दावे को पुख्ता करने वाली है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा कि किसका दावा दमदार साबित हुआ और किसके दावे की हवा निकली। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन और संगठन के भीतर की गतिविधियों का एक ही मकसद है, पहले तो सत्ता में आना, फिर सत्ता में बने रहना और सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल को कैसे बैठाना। दोनों ही जगह पार्टी को उम्मीद है पूरी सीटों को अर्जित करने की। मिशन 40 इसी मध्य भारत को लेकर बीजेपी ने तय किया और उसके पहले कवायद है कि सब अपना अपना फीडबैक लेकर आए और ये
रियल टाइम फीडबैक के साथ मैच करे या डेटा के साथ मैच करे, इसकी पूरी तैयारी है। लगता है कि इसका असर भी होगा। हाँ, और इसके साथ साथ चूंकि ये तैयारियों के साथ साथ उन तमाम गिले शिकवों पर भी बात होगी कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहां कहां किस तरह से कहीं भीतर खातियों ने परेशान किया या कहीं पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो वो सब बात भी होगी। यानी कि वो सारी बातों को छोड़कर अब कैसे 4 तारीख की तैयारियों में आगे बढ़ना है, उसकी पूरी रणनीति पर बात होगी। लगता भी ऐसा कि 4 के बाद में सीधे तौर के ऊपर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारियों को दोनों स्टेट में निभाना है, इसलिए उस पर समय जाया नहीं हो, उसकी भी तैयारी। वैसे लोकसभा चुनाव का अभी एक दौर बचा है, 1 तारीख का आखिरी दौर का प्रचार थमने में अब बस कुछ वक्त और है। कल शाम 5 बजे ये शोर भी पूरी तरह से थम जाएगा और प्रत्याशियों के पास अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने रैली के जरिए धुआंधार प्रचार किया। पीएम मोदी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, बालासोर और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में रैली की। पीएम मोदी ने ओडिशा में जहां राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर निशाना साधा और 10 जून को ओडिशा में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ लेने की भविष्यवाणी आज एक बार फिर की। कल भी उन्होंने ये बात कही थी। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले पर जो उन्होंने टिप्पणी दी थी, उसको लेकर भी घेराव किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 दिन तक उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार, क्योंकि वहां पर असेंबली इलेक्शन भी हो रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन भी हैं 2 फेज में, और उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और बड़ा अहम विषय उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत को लेकर के किया और उन्होंने ये भी कहा कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनते ही इस बात की जांच कराएंगे कि नवीन पटनायक की सेहत में अचानक से इतनी गिरावट कैसे आई, और अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो वो देश को और उड़ीसा को, उसकी जनता को पता चलेगा। तो लगातार उन मुद्दों पर बंगाल में, उड़ीसा में वार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसे हम कह सकते हैं वहां के सत्ता पक्ष की वो चुनौती बने हुए हैं। बिल्कुल। इधर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 30 मई की शाम को प्रचार थम जाएगा, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक प्रवास के लिए तमिलनाडु रवाना हो जाएंगे, जहां वे कन्याकुमारी में स्थित प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। यहां पीएम मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। मोदी रॉक मेमोरियल के उसी पत्थर पर ध्यान लगाने वाले हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, और यह वही स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो चट्टान है वो स्वामी विवेकानंद के जीवन में ठीक वैसा महत्व रखती है जैसा कि गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का है। 2019 के लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण याद होगा। वोटिंग के पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ गए थे और वहां गुफा में दर्शन करने के बाद हिमालय की जो कंदरा में 17 घंटे का ध्यान था, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया था, खींचा था। अब वे चट्टान के ऊपर बैठेंगे और उसी रॉक के ऊपर बैठेंगे जहां विवेकानंद जी ने बैठकर भारत माता के दर्शन किए थे। और वहीं से ऐसा कहा जाता है कि विकसित भारत का संकल्प जो स्वामी विवेकानंद का था, उसी संकल्प के आधार के ऊपर सरकार चलाने का दावा जो बीजेपी करती आई है, उस पर संभवतः चर्चा का एक नया सिरा जरूर खुलेगा। पिछले दिनों प्रचार के दौर में आपने एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, एक बयान जरूर सुना होगा। कई बार जनता से कनेक्ट करते करते प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें ये बात महसूस होती है कि ईश्वर ने, विधाता ने उन्हें किसी खास मकसद से, मोटिव से धरती पर भेजा है और वे इसी कार्य में लगातार लगे हुए हैं। इस पर तब से लेकर अब तक विपक्ष के तकरीबन हर नेता ने तकरीबन हर स्टेट की रैली में कुछ ना कुछ कटाक्ष किए हैं और सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से की, इसके समर्थन में बात की। तो चलिए, भगवान के दूत या परमात्मा के दूत, इस पर जो बिग पिक्चर उभर रही है कि दरअसल ये इशारा किस तरफ है और कहाँ ले जा रहा है विपक्ष इस मुद्दे को, क्या वो इसके मायने देखते, इसी पर आज भी हम अपनी द बिग पिक्चर में बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं खास सेगमेंट। द बिग पिक्चर विथ आरके में हमारे साथ में रविकांत मित्तल जी, IBS 24 के एडिटर इन चीफ जुड़ चुके हैं। रवि सर, इस
दिलचस्प हुए पूरे चुनाव प्रचार में पहले चरण के बाद से हमने कई शब्दों को इंट्रोड्यूस होते सुना है, लेकिन जो लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है, जो जनता के बीच लड़ी जाती है, इस सियासी लड़ाई में मंदिर, मुस्लिम, मंगलसूत्र के बाद ये जो अंतिम चरण के आते आते परमात्मा के दूत तक बात पहुंची, इसे कैसे लिया जाए? क्या मोदी सही में भगवान है या फिर वो कोई अवतार है, या ईश्वर ने उनको धरती पर कुछ विशेष कार्य करने के लिए भेजा है? और क्या वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए, और अगर बायोलॉजिकल पैदा हुए हैं तो वो केवल एक माध्यम था, आखिर में वो हैं तो अवतार ही, और वो 140 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए भेजे गए हैं, किसी विशेष पर्पज से भेजे गए हैं। ये इस तरीके के बयान हमें आजकल लगातार सुनने को मिल रहे हैं पुनीत, जैसे कि आपने अभी बताया। और अगर हम कुछ बीजेपी के नेताओं की बातें भी सुन लें या बयान सुन लें, जिसमें कंगना रनौत हो, प्रहलाद जोशी हो, या बहुत सारे नेता हों जो ये मानते हैं कि मोदी जो हैं वो एकदम भगवान की तरह हैं, वो एक अवतार हैं। अब या तो आप इसको एक उच्चतम दर्जे की चापलूसी मान लीजिए, या फिर हो सकता है उनको ऐसा सही में ही लगा हो, उनको अनुभूति हुई हो जब मोदी जी से मिले हों। लेकिन पुनीत, मैं तुमको एक अपना खुद का एक किस्सा बताता हूं कि एक बहुत बड़ी महिला पत्रकार हैं जो कि खुद की अपनी पत्रिका चलाती हैं, और 2014 के चुनावों से पहले वो लेफ्ट लीनिंग की मानी जाती थी। तो क्या हुआ कि 2014 से पहले, और मैं उनको जानता भी हूँ, 2014 से पहले उन्होंने पूरे गुजरात का दौरा किया और पूरे गुजरात को देखा, समझा, और एक मोदी जी का बहुत लंबा इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड किया। उस समय मोदी जी की प्रधानमंत्री को लेकर दावेदारी की चर्चा चल रही थी, लेकिन वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो जब 2000 चुनाव की जब इलेक्शन चलने की पूरी प्रोसेस शुरू हुई, तो उस समय मैं एक दूसरे चैनल में काम करता था, तो ये निर्णय लिया गया कि हमको वो इंटरव्यू उनसे लेकर अपने चैनल पर चलाना चाहिए। मैं और एक सहयोगी उनसे मिलने गए और हमने उनसे बात की। आप विश्वास नहीं करोगे पुनीत, उनकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मैं दंग रह गया। वो मुझसे बोली, रवि, जो मोदी है ना, ये व्यक्ति नहीं है, ये एक दैवीय शक्ति है। इनको आजकल के नेता, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कोट, आजकल के नेता उनको समझ नहीं सकते। उनकी सोच इन सब नेताओं से आगे है। जहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं, सब नेताओं की सोच तो वहाँ तक ख़त्म हो चुकी होती है। वो एकदम दैवीय शक्ति की समान है। मेरे रोंगटे खड़े हुए अभी भी बोलते हुए मेरे, मतलब क्योंकि मैं उनको एक पूरे वामपंथी विचारधारा की महिला मानता था, और वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी जो कि दक्षिणपंथी विचारधारा के जिसके मोदी हैं और जिसके एकदम खिलाफ वो बोलती रही हैं हमेशा, वो उस व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात कर रही थी, और वो एक पत्रकार थी, अभी भी हैं। तो ये मेरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो कि मैं आपको दर्ज कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा सुना कि जब उन्होंने उनको दैवीय शक्ति बोला। तो अब ये एक अनुभव है, और अब तो मोदी जी खुद भी कह रहे हैं, हम उनके अलग अलग जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी चैनलों में, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो किसी विशेष पर्पज़ के लिए भेजा गया हूँ, मैं परमात्मा मुझसे काम करा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो उनके विपक्षी जो हैं, राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल हों, उनकी इस बात का पूरा मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये जो चल रहा है कि जमीनी लड़ाई जैसा आपने कहा और परमात्मा तक पहुंचे, तो इसमें मेरे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें। पहला कि या तो मोदी जी इस बात को कहना चाह रहे हो कि जो आपने एक फेमस भजन सुना होगा कि मेरा सब काम हो रहा है कन्हैया, करार तू रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो वो ये कहना चाह रहे हो कि भाई मैं एक माध्यम हूँ, भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं किस जगह से उठा और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, तो बस मैं तो कर रहा हूँ, कन्हैया मेरे से भगवान करा रहे हैं और मेरा नाम हो रहा है। हो सकता है कि उनका ये भाव रहा हो। दूसरा जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि अगर मोदी जी ऐसा सोचते हों कि भाई ये वैसे तीसरी बार उनका होगा, अगर जीतते हैं तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो लगभग माना जा रहा है कि वो एनडीए मोदी निकाल लेंगे, तो उसके बाद के लिए अपनी पोजीशनिंग कर रहे हों। अब राष्ट्रपति तो वो बनेंगे नहीं, राष्ट्रपिता की जगह खाली नहीं है। जगह क्या खाली है? राष्ट्र प्रभु या राष्ट्र परमात्मा। तो अगर, क्योंकि मोदी कह भी चुके हैं कि भाई अपना क्या, अपन तो फकीर हैं, किसी दिन उठेंगे, झोला उठाएंगे और चल देंगे।
और इस देश में जो फकीर हैं, साधु हैं, संत हैं, उनको भगवान मानकर पूजा करने की एक पुरानी परंपरा है। साईं बाबा हमारे सामने हैं या और भी कई बाबा हम देख लें तो एक ये मानसिकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि देखिए, जो मैंने इस बात से बोला कि जो देश की जनता है वो ज़्यादातर जनता जो है वो धार्मिक मन रखती है, धार्मिक स्वभाव की है, और वो इस बात को, उनकी इस मानसिकता को मोदी प्रभावित करना चाहते हूँ, आकर्षित करना चाहते हूँ, ये बता के कि ये देखो जैसा मैं काम कर रहा हूँ, जो 140 करोड़ की जनता की मैं सेवा कर रहा हूँ, वो उसको भगवान भी कहते हैं इस बात में कि भाई 140 करोड़ की जनता को मैं अपना भगवान मानता हूँ और वो साकार है और मेरे अंदर निराकार है, तो उसकी सेवा करके वो आकर्षित करना चाहते हूँ। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो है जो हिंदू वोट है, जो साधु संतों भगवान में बहुत विश्वास रखता है, राम मंदिर के लिए वो इतने समय से लड़ा और इसके लिए मोदी को वो श्रेय देता है। तो जो वो मानसिकता है वो उसको आकर्षित करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हूँ। क्योंकि हम देखते नहीं, आजकल आप देखिए इतनी भीषण गर्मी में भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा चल रही है, लाखों लोग पहुंचे हुए हैं, लाखों लोग उनकी पूजा में लगे हुए हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी साधु हैं, संत हैं। तो जब उनको इतना मानते हैं तो ये एक उस तरह की पोजिशनिंग उनको प्रभावित करने की बात हो। चौथा मेरा ये मानना है पुनीत कि जो राहुल गांधी और केजरीवाल जिस तरीके से उनकी इन बातों का माखौल उड़ा रहे हैं, पहली बात, इससे वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ना, जो कि लगभग जो कांग्रेस के वोटर भी हों। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादातर जो जनता है वो इस चीज़ को, और दूसरा, आप उनके जो समर्थक हैं उनको तो पहले से ही भक्त कहते हो, भक्त तो भगवान के ही होते हैं, तो वो तो पहले से ही आप उनको क्या कहते बना चुके हो कि भाई भक्त हैं तो वो भगवान के भक्त हैं। और हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरीके से जो लाभार्थी हैं, जिनको इनकी मोदी की योजनाओं का फ़ायदा मिला है, जिनकी वजह से वो पिछले 2 चुनाव लगभग 2019 का जो बड़े मैंडेट के साथ जीते थे, जो लाभार्थियों का जिनको कहा जाता था कि वोट मिला है, जो महिलाएं हैं, अगर आप ज़मीन पर जाके बात करिए, गाँवों में हमने अपने रिपोर्टर के साथ देखा कितने लोगों ने बोला कि मोदी तो हमारे भगवान की तरह हैं। तो एक वो भावना है, तो इसलिए वोटर पर उससे असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये मुझे मानना है कि देखिए, ये एक एट द एंड ऑफ द डे ये एक पोजीशनिंग है, एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग प्रैक्टिस है। मोदी को सब लोग कहते हैं कि भाई इवेंट बना देते हैं, मार्केटिंग अच्छी करते हैं, तो एक ये उसी उसमें देखना चाहिए, क्योंकि पुनीत, ईश्वर तो बस एक ही है। बिल्कुल, और यहाँ हम जिस सिस्टम में हैं, जिस लोकतंत्र के भीतर है, इसमें अगर कोई भगवान है, अगर कोई विधाता है, अगर कोई निर्णय करता है, तो वो अधिकार जनता के हाथ में दिया गया है। और इसलिए हम कहते हैं जनता ही जनार्दन है इस सिस्टम में, और उस जनार्दन ने ज़रूर तय कर लिया है कि वो 4 तारीख को किसकी क्या भूमिका खोल रहा है, वो किस दृष्टि से किस नेता को कहाँ पहुँचाता है, और क्रिटिसिज्म करने वाले नेताओं को वो कहाँ किस दर्जे पर रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बिग पिक्चर पर विस्तार से हर एक पहलू पर बातचीत के लिए। और अब सरकार में बात बिहार की करते हैं, जहां आखिरी चरण की 8 सीटों के लिए प्रचार गरमाया हुआ है। और खास बात यह है कि यहां एक बार फिर से मटन मछली पर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने नवरात्रि में मछली खाई, इसीलिए व्हील चेयर पर प्रचार करना पड़ रहा है। हाँ सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है। राहुल जी 2 बार मटन खा चुके। अब हमें क्या लाना पड़ेगा? Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. राजद नेता तेजस्वी यादव ने यह वीडियो पोस्ट किया, इसमें लंच पर चर्चा चल रही है और प्लेट में मटन है। इससे पहले तेजस्वी ने ही वीआईपी नेता मुकेश सहनी के साथ मछली का कांटा दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया था। इस नए वीडियो में तेजस्वी दूसरी बार राहुल गांधी के मटन खाने का जो जिक्र कर रहे हैं, वो शायद लालू यादव वाले वीडियो की ओर इशारा है। बीजेपी और एनडीए पर मछली मांस के बहाने तेजस्वी के तंज ने बिहार की चुनावी राजनीति में मिर्ची की छौंक लगा दी है। भाई उनका प्रेडिक्शन 2014 का भी निकाल लीजिए, तेजस्वी जी का 2019 का भी प्रेडिक्शन निकाल लीजिए, दोनों बार उन्होंने मुंह की खाई है। 4 के बाद आप देखिएगा, ये लोग ऐसे ही सिर्फ एक दूसरे को मटन पार्टी दे रहे होंगे।
पीएम मोदी को कांटा नहीं लगा, तेजस्वी यादव को जरूर लग गया है। 34 साल का युवा व्हील चेयर पर चढ़ा हुआ है। ये सावन के महीने में मटन, नवरात्रि में मछली खाने वाले लोग हैं। जनता और भगवान सब देख रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट में पता चल जाएगा। कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सम्राट चौधरी के तीखे हमले पर तेजस्वी ने उनका राजनीतिक इतिहास निकाल डाला। नेचुरली 2 बार कौन पार्टी जिताएगी चुनाव? आज तक जिंदगी में 2 ही बार जीते हैं और दोनों बार आरजेडी के टिकट पे ही जीते हैं। हम ही लोग की कृपा से जीते हैं। गुजरात से भी ज्यादा सांसद दिया 10 सालों में, लेकिन बिहार को ठेंगा मिलेगा और गुजरात को सब कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी इन लोगों को। अब जवाब देने का जिम्मा चिराग का था। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक सिर्फ मोदी हराओ एजेंडा पर प्रचार कर रहा है। लाएंगे किसे और करेंगे क्या, इसका कोई पता ही नहीं है। सिर्फ मोदी को हटाना आपकी रणनीति नहीं हो सकती है ना। इंडिया ब्लॉक के पास नेता नहीं, कोई नीति नहीं। आपके पास अपना विजन क्या है कि जनता आपके साथ जुड़े? तो प्रधानमंत्री जी हम लोग सब गिना रहे हैं ना। 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग है और जिस तरह से गर्मी बढ़ी, गर्म माना जा रहा है। यहाँ के चुनावी घमासान में इंडिया ब्लॉक ने महंगाई और बेरोजगारी को अपना केंद्रीय मुद्दा बनाया है, जबकि एनडीए ने पीएम मोदी के नेतृत्व, हिंदुत्व और विकास पर फोकस बनाए रखा है। अब ये अलग बात है कि मछली और मटन के स्पेशल तड़के ने बिहार चुनाव को जायकेदार बना दिया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब तो बिहार की केवल 8 सीटें बची हैं, जिस पर इस लास्ट फेज में अंतिम चरण में चुनाव होना है और प्रचार के लिए केवल कल शाम को 5 बजे तक का वक्त है। तब तक ही आपको इस तरीके की तस्वीरों पर, मटन पार्टी पर, कौन अगली पार्टी किसको कहां देगा, इसके ऊपर आप बहस देख पाएंगे। फिर इसके बाद इन्हें डोर टू डोर बिहार में जाना पड़ेगा। लेकिन बिहार का सियासी रण लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक दिलचस्प और मसालेदार दिखता है। बिल्कुल, चूंकि एक तरफ दावों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ उन्हें झुठलाने की सिलसिला भी लगातार चल रहा है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद चाचा के पलटी मारने का दावा भी कर दिया और एक चौका मारा है। बिहार के सियासी रण में ऐसी दिलचस्प बयानबाजी सुनने को मिली और इसे हम आपको भी सुनवा रहे हैं। मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। लालू यादव तो अपने बारे में बहुत प्रेडिक्शन करते थे। वो कहाँ चले गए 12 साल के लिए, मालूम है ना। जनता साथ में है, उन लोग दिन में सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। उनके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए। तो कोई अभी अपने पत्ते भी नहीं खोलना चाहता। दरअसल हर कोई संभल कर बोलना चाहता है इस पर कि आगे जाकर गठबंधन में कौन कहां बैठा होगा, किसकी चलेगी, कौन किस पोस्ट के ऊपर जाएगा। पहले इसकी स्थिति तो बने और फिलहाल उसी की कवायद। ओडिशा भी इस राजनीति में बड़े हलचल के साथ सामने आता है। यहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत हमने पिछले दिनों कुछ तस्वीरों में देखी और इसे लेकर बहस का एक नया सिरा छोड़ दिया देश के प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल, चूंकि एक चुनावी सभा के दौरान नवीन पटनायक के कांपते हुए हाथों को वीके पांडियन ने संभाल लिया तो अगले ही दिन पीएम मोदी ने पटनायक की तबीयत पर ही सवाल उठा दिया कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत कैसे बिगड़ गई। इस रहस्य से पर्दा उठना बहुत जरूरी है, जिस पर नवीन पटनायक ने तंज कसते हुए जवाब दिया कि अगर पीएम को मेरी इतनी ही चिंता है तो फोन कर लेते। देखिए जरा। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। जय जगन्नाथ। पूरा उड़ीसा कह रहा है, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है वे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है वे। ओडिशार मुख्यमंत्री
ओडिशा में इस बार पीएम मोदी ने कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। फाइनल राउंड में ओडिशा की 6 सीटों के साथ विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले पीएम मोदी ओडिशा के मयूरभंज पहुंचे, चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेडी और पटनायक सरकार पर जमकर बरसे। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबीयत पर गंभीर सवाल उठाए और दावा किया कि ओडिशा में बीजेपी सरकार आने के बाद ये जांच होगी कि नवीन बाबू की तबीयत आखिर बिगड़ी कैसे। चिंता में है, वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले 1 साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? पीएम मोदी के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ी या बिगाड़ दी गई, बीजेपी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है और पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा। चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ये तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान की है, जब उनके कांपते हाथों को वीके पंडियन ने संभाला था। दरअसल वीके पांडियन को उनका सियासी उत्तराधिकारी माना जाता है। बीजेपी का आरोप है कि ओडिशा की सरकार वीके पांडियन ही चला रहे हैं। आज नवीन बाबू ओडिशा पर एक तमिल मुख्यमंत्री थोपने का काम कर रहे हैं। ओडिशा की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है कि नवीन बाबू आपको तो सहन कर लिया, आपके नाम पर ये बाबू को हम सहन नहीं करेंगे। बीजेपी के आरोपों पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पलटवार किया और इन बयानों को ध्यान भटकाने वाला कदम बताया और तंज भी कसा कि अगर उन्हें इतनी चिंता थी तो मुझे फोन लगाकर पूछ लेते। The Prime Minister at a public meeting in our state today has stated that I am in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. ओडिशा में जब बीजेडी और बीजेपी गठबंधन की कोशिशें चल रही थी, उस वक्त सियासी हलकों में यह भी चर्चा थी कि राज्य में विधानसभा में बीजेडी को ज्यादा सीटें मिले और लोकसभा में बीजेपी को, लेकिन बीजेडी ने इससे इनकार कर दिया। 2019 में लोकसभा की 21 में से 12 सीटें बीजू जनता दल ने जीती थी और वोट शेयर था 43%, जबकि बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई थी और वोट शेयर था 39%। कांग्रेस को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था और वोट शेयर था 13.4%। तो दूसरी तरफ 147 सदस्यीय विधानसभा में बीजेडी को 112 सीटें, बीजेपी को 23 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। तो ये साफ है कि बीजेपी ओडिशा में लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन इस बार के नतीजों से ये भी पता चल जाएगा कि क्या नवीन पटनायक शारीरिक के साथ साथ सियासी ताकत में भी कमजोर होते जा रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। चलिए, उड़ीसा की राज्य के भीतर किसकी सरकार बनेगी और इसमें कौन बीमार और कौन उस बीमारी का लाभ लेना चाहता, इससे हटके अब जरा वापस आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। देश को लंबे समय तक
रूल करने वाली पार्टी कांग्रेस के भीतर के कुछ नेता कैसे कांग्रेस के लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं, इसके एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। इसी चुनाव में एक नहीं कई उदाहरण सामने आए और इस पर हमने आपको कई विशेष कार्यक्रम भी दिखाए। कांग्रेस के एक बेहद वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर। अगर सेल्फ गोल का खिलाड़ी नंबर इनको 1 कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल खिलाड़ी नंबर 1 है। और 2014 से लेकर आज तक मणिशंकर अय्यर ऐसे कई विवादित बयान दे चुके हैं जिसने कांग्रेस को मुसीबत में डाला और बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उनके बयानों की टाइमिंग भी बड़ी दिलचस्प होती है। अक्सर चुनाव के पहले अय्यर के विवादित बयान आते हैं, कई बार चुनाव के बीच में आते हैं, इस बार भी यही हुआ और कांग्रेस को क्लीन बोल्ड कर जाते हैं। चुनाव के आखिरी चरण से पहले मणिशंकर अय्यर ने चीन को लेकर फिर एक बयान दिया जिसने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर ने कब कब क्या क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं है। वो कांग्रेस के लिए प्रचार भी नहीं कर रहे। इसके बाद भी उनके बयानों की खूब चर्चा है। वो बोलते ही कुछ ऐसा है कि उस पर सवाल उठे बिना नहीं रहते। मणिशंकर अय्यर ने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध का जिक्र किया, लेकिन इसमें कथित शब्द जोड़ दिया, जिस पर बवाल मच गया। I believe is worth sharing with you. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Taiwan fell, the Foreign Service exams began in London. मणिशंकर अय्यर दरअसल नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स नाम की किताब की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। कथित यानी अय्यर के मुताबिक चीन और भारत की सेनाओं के बीच 1962 में जो जंग लड़ी गई थी उसे माना जाता है कि वो चीन के आक्रमण के चलते लड़ी गई थी, जबकि ये ऐतिहासिक सत्य है कि चीन की सेना के हमले के चलते ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस में चीन के लिए भारत की स्थायी सीट का दावा छोड़ दिया। राहुल गांधी ने चीन के साथ गोपनीय MOU साइन किया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से पैसा लिया। अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भारत पर चीन के आक्रमण को ही झुठलाना चाह रहे हैं। बीजेपी ने जब इस पर अय्यर को घेरा तो कांग्रेस ने खुद को अय्यर के बयान से अलग किया, तो मणिशंकर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर बयान दिया। अरे मणिशंकर हैं, अय्यर हैं कौन? ना कोई पदाधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। जो कुछ बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर से बोलते रहते हैं। हमने उनका उससे हमने कुछ लेना देना नहीं है। मणिशंकर के बयान से शुरू ताजा बवाल तो अब थमता दिख रहा है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले अय्यर ने पाकिस्तान के परमाणु बम का डर दिखाकर मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करने की नसीहत दे डाली थी, जिस पर भी खूब बवाल मचा। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयानों की फहरिस्त बेहद लंबी है। माना जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को चाय वाला बताकर अय्यर ने जो निशाना साधा था, उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की। मणिशंकर अय्यर के सेल्फ गोल की स्टोरी यही नहीं रुकती। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इससे पहले कैसे कैसे विवादित बयान वो दे चुके हैं। मुझे लगता है कि ये यानी नरेंद्र मोदी बहुत नीच किस्म का आदमी है। इसमें कोई सभ्यता नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति केवल तब संभव है जब मोदी सरकार गिर जाए। दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। कैसे पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि भगवान राम वहीं पैदा हुए थे। भारत को पाकिस्तान की इज्जत करना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। मुगलों ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया था। मुगलों ने भारत को अपनाया और बनाया है। पाकिस्तान में जो प्यार मिलता है उससे कहीं ज्यादा दुश्मनी हिंदुस्तान में मिलती है। अय्यर ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद को हाफिज साहब कहकर संबोधित किया था। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 में नालायक तक कह दिया था। ऐसा नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया और वो साफ बच निकले हों। उन्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। अय्यर को अपने बयान तो वापस लेने ही पड़े, वहीं सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी।
दूसरी ओर उनकी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी इन्हीं बयानों के चलते खत्म की जा चुकी है। इसके बाद भी अय्यर हैं कि मानते नहीं। बड़े बुजुर्ग और सियासत के जानकार तो यही समझाइश देते चले आ रहे हैं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो आपका हर कदम, हर फैसला और हर बयान काफी सोच विचार के बाद ही दिया जाना चाहिए। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो इस रिपोर्ट ने सारी बातें ताज़ा कर दी, सब उठाकर सामने रख दिया। अय्यर ने कब कब क्या क्या कहा, लेकिन हाल में 2024 के चुनाव में भारत के दो चालाक पड़ोसी, एक चालाक चीन और दूसरा पाकिस्तान, दोनों के बारे में ऐसी बातें अय्यर ने कही हैं जो किसी भी देशवासी को कतई गवारा नहीं। अब लाख कांग्रेस पल्ला झाड़े, क्या जनता इसे स्वीकार करेगी, ये सवाल जरूर उठता है। आखिरी चरण के मतदान को रुकने में, यानी कि प्रचार को रुकने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। देश में सियासी रण में नेता जमकर हुंकार भर रहे हैं। पीएम मोदी बंगाल और ओडिशा में गरजे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के बलिया और महाराजगंज में हुंकार भरते नजर आए। और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा की। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर सीधे अटैक किया, तो प्रियंका गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, रोजगार, कारोबार ऐसे विषय रहे। देखिए। 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा। मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए। तो सियासी रण के इस आखिरी दौर में नेताओं के बयानों को आप सुनिए। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे की सरकार बनाने की जो तैयारी है उसके खिलाफ कैसे बयान दे रहे हैं। एक तरफ शाह साहब बता रहे हैं कि 4 तारीख को कांग्रेस के नेता क्या करेंगे, 4 तारीख की दोपहर में कैसे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। जो कांग्रेस ने पहले भी कई बार कई सभाओं में सवाल उठाए हैं वो उन्हीं पर निशाना साध रहे थे। दूसरी तरफ जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने सीधे तौर पर रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और ये कहते हैं कि कांग्रेस की सीधी सीधी गारंटी रोजगार को लेकर के और इसीलिए इन विषयों पर बोलने से प्रधानमंत्री और शाह साहब की जोड़ी बचती। बिल्कुल। और आखिरी चरण आते आते हम देख रहे हैं कि बयानों में अब सीधे सीधे हार जीत को लेकर दावे हो रहे हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने हार जीत को लेकर दावे जरूर किए जा रहे हैं और बड़े दावे हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव झारखंड गए प्रचार के लिए। राजमहल में आयोजित जनसभा में सीएम ने कहा कि मोदी की सुनामी चल रही है, कांग्रेस के चेहरे मुरझाए हुए हैं, ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा समय है, जनता फिर से पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार बनाने जा रही। माननीय मोदी जी के पक्ष में पूरा वातावरण बना हुआ है। एक तरह से सुनामी चल रही है मोदी जी के लिए। ये कांग्रेस और उनके साथ वाले सारे लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और वो बहुत हल्के स्तर पे आ गए हैं, लेकिन मतदाता सब देख रहा है। मतदाता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश में माफिया का सिर कुचलने के लिए अब एमपी सरकार तैयार है। रेत माफिया के खिलाफ होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, शहडोल, खरगोन में 200 केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई को नाकाफी बता रही है। जाहिर तौर पर इस विषय की गूंज हमने कई बार चुनाव के दौर में भी देखी है। चुनाव में प्रचार के दौरान भी इल्लीगल माइनिंग का मुद्दा उठा और कांग्रेस ने बार बार इस मुद्दे और इस तरह के माफिया को सरकार के संरक्षण की बात कही है और बीजेपी ने बार बार ये कहा है कि दरअसल ये सारा खेल कमलनाथ की सरकार के वक्त चलता था और हम इसे साफ कर रहे हैं। अब देखिए कि जमीन पर एक्चुअली क्या हो रहा है।
और दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में माफिया पर सख्त एक्शन लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिए हैं। रेत माफिया के खिलाफ होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, शहडोल, खरगोन में 200 प्रकरण दर्ज हुए। 1.25 करोड़ का फाइन चार्ज किया गया। अवैध खनन, परिवहन, अवैध भंडारण, ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल रेत माफिया के खिलाफ 15 जून तक सरकार बड़ा ऑपरेशन जारी रखने की तैयारी में है, लेकिन माफिया के खिलाफ हो रही सख्ती कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। हम सब जानते हैं कि यह अभियान भाजपा की सरकार में क्यों होता है। वसूली करने के लिए होता है, डराने धमकाने के बाद पैसे लेने के लिए होता है। ये अभियान उसी तरह से न रह जाए जो पिछले 20 साल में बीजेपी की सरकार चला रही है। क्या वाकई मध्य प्रदेश में माफिया का डंका बज रहा है? ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले आप मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़िए, फिर आपको सुनवाएंगे बीजेपी की प्रतिक्रिया। भैया, हम चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। इतने में ही नर्मदा किनारे सांप बिच्छुओं ने डेरा जमा लिया। डेरा समेट लो, वरना जनता को साथ में लेकर मैदान में आना पड़ेगा और जो शामिल हैं उनके बोरिया बिस्तर भी बंधवा दिए जाएंगे। सनद रहे। जाहिर है मोहन कैबिनेट के मंत्री की इस पोस्ट ने अपनी सरकार की किरकिरी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि एमपी में कानून का राज है, माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस प्रकार के किसी भी कार्यों पर रोक लगाने के लिए तत्पर हैं। किसी भी तौर पर अवैध काम करने वालों को कोई पनाह नहीं, कोई समझौता नहीं। नियम अनुसार जहां जो काम होगा उसे ही स्वीकृति है। दरअसल मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने ना आम आदमी को छोड़ा है और ना ही वर्दी वालों को। माफिया ने वर्दी वालों को भी बेदर्दी से रौंद दिया है। ताजा मामला शहडोल का है, जहां एसआई की हत्या रेत माफिया ने कर दी थी। खैर, बीजेपी सरकार अब रेत माफिया से दो हाथ करने को तैयार दिख रही है। उम्मीद है कि मोहन यादव की सख्ती का असर जमीन पर नजर आएगा और रेत माफिया से प्रदेश को मुक्ति मिल सकेगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो सरकार में आज के लिए बस यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें 4 तारीख को सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे और सटीक विश्लेषण आपको मिलेगा सरकार के इसी मंच पर, सिर्फ IBC 24 पर, आपके अपने पसंदीदा नंबर 1 न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें, सरकार के साथ रहें सरकार बनने तक। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दें। नमस्कार।